बच्चों, अब तक हम लोगों ने गृह विज्ञान में लेसन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसका नोट तैयार कर लिए होंगे और याद कर लिए होंगे। और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और आज हम लोग लेसन नंबर 5 के बारे में जानते हैं। लेसन नंबर 5 क्या है, आइए देखते हैं। लेसन नंबर 5 में हमारा है खाद्य योजना या आहार आयोजन। खाद्य योजना क्या है, आहार आयोजन हम लोग किस प्रकार से करते हैं। हम लोग तो प्रतिदिन भोजन खाते हैं, हमारे घर में भोजन तैयार होता है। तो कोई भी इम्पोर्टेंट काम करने से पहले अगर हम लोग उसका योजना तैयार कर लें तो उसमें हमारी जो पोषण संबंधी आवश्यकताएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि खाद्य योजना क्या है। प्रतिदिन खाए जाने वाले आहार का निर्णय करना खाद्य योजना कहलाता है। यानी हम लोग को प्रतिदिन क्या खाना है, आज के नाश्ते में हमें क्या बनाना है, दोपहर में क्या बनाना है, रात में क्या बनाना है, अगर इसका हम निर्णय करते हैं तो यही हमारा खाद्य योजना कहलाता है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि भोजन में ऐसे खाद्य पदार्थों को हम शामिल करें जिससे हमारी पोषण संबंधी आवश्यकताएं अच्छी तरह से पूरी हो सके। अब बच्चों, आप लोग जानते हैं कि हमारे घर में अलग अलग उम्र के व्यक्ति होते हैं। हर उम्र के व्यक्तियों की अलग अलग पोषण संबंधी आवश्यकताएं होती हैं। तो सभी के लिए अलग से भोजन तैयार करना ये संभव नहीं है। तो हमें फूड प्लानिंग में यह ध्यान रखना है कि हमें इन वैसे खाद्य पदार्थों को शामिल करना है जिससे घर के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, सभी के पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो सके। तो इसी के लिए हम लोग फूड प्लानिंग करते हैं। और फूड प्लानिंग करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो वो कौन सी बातें हैं, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले तो हमें आयु यानी आयु का ध्यान रखना है, क्योंकि घर में अलग अलग उम्र के व्यक्ति होते हैं और सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। इसलिए हमें सभी के उम्र का ख्याल रखना है कि किस उम्र के व्यक्तियों को कितनी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है और हम कौन से भोज्य पदार्थ को शामिल करें ताकि सभी की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकें। दूसरा है बच्चों लिंग, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो स्त्रियों की शारीरिक बनावट अलग होती है, पुरुषों की अलग होती है और दोनों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है ताकि हम सभी के पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। उसके बाद है बच्चों मौसम। मौसम का भी हमें ध्यान रखना है कि किस मौसम में हमें कौन से भोज्य पदार्थ को शामिल करना है। अब जैसे कि अगर ठंडे मौसम में अगर हम हैं तो उसमें ऐसे भोज्य पदार्थ को शामिल करना है जिससे हमारे शरीर को अधिक से अधिक कैलोरी मिल सके और हमारे शरीर को हिट मिल सके, यानी उष्मा मिल सके। और अगर ठंडे मौसम में है तो हमें भोज्य पदार्थ में ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल करना है कि जिससे हमारे शरीर को शीतलता प्रदान हो सके, यानी अधिक से अधिक हमें उष्मा से बचना है। और शरीर को मतलब कोशिकाओं के निर्माण करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है और सुरक्षात्मक तत्व क्या है, विटामिन और खनिज लवण। इनका प्रयोग ज्यादा करना है गर्मी के दिनों में। उसके बाद है बच्चों पेशा, यानी घर के जो मेंबर हैं, व्यक्ति हैं, उनका काम क्या है, वो किस प्रकार के कार्य करते हैं। ऑफिस में नौकरी करते हैं या खेतों में काम करते हैं या मजदूरी का काम करते हैं। तो अगर खेत में काम कर रहे हैं, मजदूरी का काम कर रहे हैं तो उनका शारीरिक श्रम ज्यादा हो रहा है। अगर कार्यालय में काम कर रहे हैं तो उनका मानसिक कार्य ज्यादा हो रहा है। तो शारीरिक कार्य जो ज्यादा कर रहे हैं तो उनको अधिक कैलोरी की आवश्यकता है और जो मानसिक कार्य कर रहे हैं तो उनको कैलोरी की अधिक आवश्यकता नहीं है। उन्हें प्रोटीन और विटामिन खनिज लवण की आवश्यकता अधिक होती है। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। फिर है शारीरिक जरूरत के संदर्भ में, यानी हमारी शारीरिक बनावट जैसी है उस हिसाब से हमारे पोषण संबंधी आवश्यकताएं होती हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। फिर है पारिवारिक सदस्यों की संख्या, यानी हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने सदस्यों का हमारा परिवार है, इसका ध्यान रखना है। उसी के हिसाब से हमें खाद्य योजना तैयार करना है और खाद्य सामग्री की क्वांटिटी की इंतजाम करना है ताकि सभी के पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो सके। फिर है परिवार की आर्थिक स्थिति, ये सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों,
क्योंकि कोई भी काम अगर हम करने चलते हैं तो हमारे सामने हमारे परिवार का आय यानी बजट होना चाहिए कि हमारी इनकम कितनी है, उसी के अंदर हम वैसे खाद्य पदार्थों को शामिल करेंगे जिसमें कम से कम लागत में अधिक से अधिक हमें पोषक तत्व प्राप्त हो सके। अगर हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर है तो हम स्वतंत्र हैं कि हम किसी भी खाद्य पदार्थ को अपने पसंद और नापसंद के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। फिर है परिवार की खाद्य सामग्री की उपलब्धता। अब ये देखना है कि हम जिस क्षेत्र में है, जिस एरिया में हम रह रहे हैं, वहाँ कौन से खाद्य पदार्थ आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। वैसे खाद्य पदार्थों को हमें शामिल करने में हमारे लिए आसानी हो सकती है और हमारे बजट में भी आ सकता है। फिर है पसंद और नापसंद, क्योंकि घर में जितने भी व्यक्ति हैं, कोई जरूरी नहीं कि सभी को एक ही तरह का भोज्य पदार्थ पसंद हो, सबकी पसंद अलग अलग हो सकती है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं और हम खाद्य योजना में नॉनवेज को शामिल कर रहे हैं, तो वो उनके लिए बेमानी हो जाएगी, वो खाद्य योजना सही नहीं कहलाएगी। इसलिए हमें घर के व्यक्तियों की पसंद और नापसंद भी हमें पता होना चाहिए, तब हम खाद्य योजना यानी फूड प्लानिंग बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो इन सारी बातों को हमें ध्यान रख करके ही फूड प्लानिंग करना है, तभी हमारा मकसद जो है पूरा हो सकता है। अब बच्चों हम लोग चाहते हैं कि संतुलित आहार क्या है। अगर हम खाद्य योजना तैयार करते हैं तो हम तो यही चाहते हैं ना कि हम अपने परिवार के लिए संतुलित आहार तैयार करें। संतुलित आहार का मतलब क्या है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है बच्चों। संतुलित का मतलब होता है बैलेंस, यानी बैलेंस डाइट, वैसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा एवं अनुपात में उपस्थित है, तो वह आहार हमारा संतुलित आहार कहलाता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम खाद्य योजना तैयार कर रहे हैं उसमें हमारा जो भी भोज्य पदार्थ हम शामिल कर रहे हैं तो उसमें सारे पौष्टिक तत्व उपस्थित हैं जो हमें चाहिए, हमारे परिवार को चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है, तो इस चीज की हमें जानकारी होनी चाहिए। और हमारी सहायता के लिए ICMR में कुछ भोज्य समूह हमारे लिए अनुमोदित किए हैं कि जो पांच समूहों में बांटा गया है। इन पांचों समूहों में अगर हम प्रत्येक समूह से एक एक भोज्य पदार्थ अपने भोजन में शामिल कर लेते हैं तो हमारा पोषक तत्व जो हमारे शरीर की आवश्यकता है वो पूर्ण हो सकती है। अब हम देखते हैं कि भोज्य समूह क्या है और वो किस प्रकार से हमें पोषक तत्व मिलते हैं उससे। अब है प्रथम समूह। पहला समूह में क्या है, खाद्य वर्ग, खाद्यान्न वर्ग यानी अनाज वर्ग। फिर है जड़ युक्त सब्जियां, दो आते हैं इसमें प्रथम समूह में। अब है खाद्यान्न वर्ग यानी अनाज वर्ग से हमें कौन से मुख्य पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अब मान लेते हैं कि सहायक पौष्टिक तत्व यानी कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी कुछ कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो उसमें मौजूद होते हैं, यानी ज्यादा मात्रा में मुख्य पौष्टिक तत्व कार्बोहाइड्रेट मिलता है अनाज से, लेकिन ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। तो सहायक पौष्टिक तत्व क्या क्या है इसमें, लोहा यानी आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी का समूह यानी विटामिन B12, फिर है खनिज लवण और विटामिन सी। ये सारे चीज भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसमें होते हैं। अब है जड़ युक्त सब्जियां, इससे भी हमें कार्बोहाइड्रेट, मुख्य पौष्टिक तत्व हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट ही प्राप्त होता है। और उसमें सहायक पौष्टिक तत्व क्या है, खनिज लवण और विटामिन सी प्राप्त होते हैं। अब है द्वितीय समूह यानी दूसरा ग्रुप जो है, उसके अंतर्गत क्या क्या खाद्य सामग्री आता है, दालें, मेवे और तिलहन, यानी दाल का जितना भी वैरायटी है वो सारा आ गया। तो उसमें हम लोग जानते हैं कि दाल से हमें कौन सा पौष्टिक तत्व मिलता है बच्चों, प्रोटीन मिलता है। और उसके अलावा जो सहायक पौष्टिक तत्व है वो क्या मिलता है, विटामिन बी समूह यानी विटामिन B12 का पूरा ग्रुप है। फिर है मेवे, मेवे का मतलब होता है ड्राई फ्रूट, सूखा मेवा, तो उसमें भी हमें प्रोटीन अधिक मात्रा में मिलता है और उसके अलावा हमें कैल्शियम की भी प्राप्ति होती है। फिर है तिलहन यानी तेल वाला जितना भी खाद्य सामग्री होता है उससे हमें वसा मिलता है और उसके अलावा हमें विटामिन ए की भी प्राप्ति होती है। अब उसी तरह से बच्चों तृतीय समूह यानी तीसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन सी खाद्य सामग्री आती है,
पहला है दूध तथा दूध से बनी वस्तुएं, दूसरा है अंडा, मांस, मछली, और तीसरा है नहीं, इसमें दो ही है, दूध तथा दूध से बनी वस्तुएं। इससे हमें मिलती है प्रोटीन, मुख्य पौष्टिक तत्व प्रोटीन है, और इसके अलावा हमें मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम। फिर है राइबोफ्लेविन और वसा। उसके अलावा है अंडा, मांस, मछली, इससे भी हमें प्रोटीन, मुख्य पौष्टिक तत्व हमारा क्या है, प्रोटीन की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा विटामिन बी समूह और वसा, कैल्शियम और विटामिन ए की भी प्राप्ति होती है। तो अब हो गया पहला, दूसरा, तीसरा समूह हो गया। चौथा समूह में हम लोग आते हैं। चौथा समूह में मेरा क्या है, हरे पत्तीदार सब्जियां। इससे हमें क्या मिलती है, विटामिन। ये आप लोग सब जानते हैं कि हरी जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं सबसे हमें विटामिन की अच्छी मात्रा प्राप्त होती है। और रुक्षांश यानी रेशेदार भोज्य पदार्थ, ये हम लोग पहले बहुत अच्छे से जाने हैं कि रुक्षांश क्या है। ये हमारे शरीर के लिए, हमारे पाचन के लिए बहुत ही आवश्यक है, और जिसकी प्राप्ति हमें हरे पत्तेदार सब्जियों से होती है। इसके अलावा हमें आयरन मिलता है, कैरोटीन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, विटामिन बी, विटामिन सी और रेशा मिलता है, यानी रुक्षांश। अब है लाल तथा पीली सब्जियां। लाल तथा पीली सब्जियां, इसमें आ जाएगा आपका गाजर, आ जाएगा आलू, आ जाएगा, फिर आपका बैगन हो गया, गोभी हो गया, ये सारी सब्जियां लाल तथा पीली सब्जियों में आ गया। तो इसमें क्या मिलता है, मुख्य पौष्टिक तत्व कैरोटीन। फिर इसके अलावा हमें विटामिन, खनिज लवण और रेशा भी प्राप्त होता है। अब है समस्त प्रकार के फल, यानी सभी प्रकार के फल इसके अंतर्गत आते हैं चौथे समूह में। इससे हमें क्या चीज की प्राप्ति होती है, कौन से पौष्टिक तत्व की बच्चों, विटामिन और खनिज लवण की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भी हमें कुछ मिलता है सहायक पौष्टिक तत्व, विटामिन, खनिज लवण और रेशे की प्राप्ति होती है। अब है लास्ट समूह, पंचम समूह, यानी पांचवा ग्रुप। पांचवा ग्रुप के अंतर्गत आता है वसा वर्ग, यानी तेल से संबंधित जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं वो आ गए। उससे क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। उसके अलावा आवश्यक वसीय अम्ल और विटामिन ए की प्राप्ति होती है। फिर है शर्करा वर्ग, यानी चीनी, यानी मीठे भोज्य पदार्थ, तो उससे हमें कार्बोज मिलते हैं और विटामिन डी और आयरन की प्राप्ति होती है। तो बच्चों मेरा ये कहना है कि अगर ये पांचों समूह से हम एक एक भोज्य पदार्थ अगर अपने भोजन में, अपने हर टाइम के भोजन में अगर हम शामिल करते हैं तो हमारा पोषण संबंधी जो आवश्यकता है वो पूरी हो सकती है। तो इसकी जानकारी आपे हम लोगों को होनी बहुत जरूरी है। अब हम लोग आते हैं बच्चों कि संतुलित आहार जो ICMR के द्वारा हर उम्र के लोगों के लिए जो बताया गया है, इसकी भी जानकारी हमें होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि घर में जितने भी लोग होते हैं, जैसे वयस्क पुरुष हैं, वयस्क महिलाएं हैं, बच्चे हैं, किशोर और किशोरियां हैं, ठीक है, तो सबकी शारीरिक बनावट अलग अलग होती है, शरीर का भार अलग अलग होता है, उसी तरह से पौष्टिक तत्व की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। तो इसको हमें जानना बहुत जरूरी है ताकि हम अच्छी तरह से खाद्य योजना तैयार कर सके। अब हम लोग देखते हैं बच्चों भोज्य पदार्थ ग्राम में, मैं ग्राम में बताऊंगी। अब यहाँ है वयस्क पुरुष, वयस्क महिला, बच्चे और किशोर किशोरियां। किशोर का मतलब होता है एडोलेसेंस बॉयज और लड़कियां, यानी 11 से लेके 18 साल की लड़कियां और 11 से लेके 18 साल के बच्चे। अब यहाँ पर है अनाज। अनाज वयस्क पुरुष को भी 3 भाग में बांटा गया है। पहला है हल्का कार्य करने वाले, यानी जिनका काम हल्का है। फिर दूसरा है मध्यम वर्क करने वाले। फिर तीसरा है हेवी वर्क करने वाले। तो तीनों की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट अलग अलग हो जाएगी। तो जिनका हल्का काम है उनको अनाज 460 ग्राम चाहिए। अगर मध्यम टाइप में काम कर रहे हैं तो उनको 520 ग्राम चाहिए। अगर उनका काम बहुत हेवी है तो उनको 670 ग्राम की आवश्यकता होती है अनाज की। अब उसी तरह से हम लोग देख लेते हैं वयस्क महिला। अब महिला का भी 3 तरह का कार्य है। जिनका हल्का काम है उनको 410 ग्राम चाहिए। जिनका अगर मध्यम टाइप में काम है तो उनको 440 ग्राम चाहिए, और जिनका काम बहुत हेवी है तो उनको 575 ग्राम चाहिए। अब उसी तरह से हम लोग बच्चों को देख लेते हैं। 1 से 3 साल के जो बच्चे हैं उनको अनाज की आवश्यकता है 175 ग्राम,
और 4 से 6 साल की उम्र में 270 ग्राम की आवश्यकता होती है। अब उसी तरह से किशोर हैं, जो बच्चे होते हैं 11 से 18 साल के, तो उनको अनाज की आवश्यकता 420 ग्राम की होती है और लड़कियों की 380 ग्राम होती है। अब उसी तरह से हम लोग दाल के बारे में देख लेते हैं कि जो हल्का काम करने वाले पुरुष हैं उनको 40 ग्राम, मीडियम टाइप में काम करने वाले को 50 ग्राम और हेवी कार्य करने वाले को 60 ग्राम। उसी तरह से वयस्क महिला है, उनको अगर हल्की कार्य करने वाली है उनको 40 ग्राम और अगर मध्यम टाइप में काम करने वाली है उनको 45 ग्राम और हेवी वर्क करने वाली को 50 ग्राम। अब उसी तरह से देख लेते हैं बच्चों का है, 1 से 3 साल के बच्चों को दाल की आवश्यकता 35 ग्राम है और 4 से 6 साल के उम्र में भी 35 ग्राम है। किशोर का है 45 ग्राम और किशोरियों का 45 ग्राम। अब उसी तरह से हम लोग देख लेते हैं सब्जियां का भी उसी तरह से है, लो वर्ग का 50 ग्राम, मीडियम वर्ग का 60 ग्राम और हेवी वर्क जो करने वाले पुरुष हैं उनको 80 ग्राम। उसी तरह से महिलाओं को देख लेते हैं, लो वर्क जो करती हैं उनका 50 ग्राम, मीडियम वर्क को 50 ग्राम और हेवी वर्क करने वाली को 60 ग्राम। बच्चे भी हैं, 1 से 3 साल में 10 ग्राम और 4 से 6 साल में 20 ग्राम। फिर किशोर का 30 ग्राम और किशोरियों का 30 ग्राम। फिर है पत्तेदार सब्जियां, इनमें है लो वर्क करने वाले पुरुष हैं उनका 40 ग्राम, मीडियम वर्क को 40 ग्राम और हेवी वर्क को 40 ग्राम। महिलाओं का भी उसी तरह से है, लो वर्क का 100 ग्राम, मीडियम वर्क जो करती हैं 100 ग्राम और हेवी वर्क जो करती हैं उनका 50 ग्राम। फिर है बच्चों का 40 ग्राम, 4 से 6 साल के बच्चों का 50 ग्राम और किशोर का 50 ग्राम, किशोरियों का 50 ग्राम। अब हम लोग देखते हैं जड़ एवं अन्य सब्जियां, यानी जड़ वाली सब्जियां जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। पुरुषों में लो वर्क का 60, मीडियम वर्क करने वाले का 70, हेवी वर्क करने वाले का 80। फिर स्त्रियों में देख लेते हैं, लो वर्क का 40 और मीडियम वर्क करने वाली का 40 और हेवी वर्क करने वाली महिलाओं का 100। फिर है 1 से 3 साल के बच्चों का 100 और 4 से 6 साल के बच्चों का 1 से 3 साल के बच्चों का 20 और 4 से 6 साल के बच्चों का 30। फिर है किशोर का 50 और किशोरियों का भी 50। अब हम लोग देखते हैं दूध का रिक्वायरमेंट क्या है। लो वर्क करने वाले पुरुषों का 150 ग्राम, फिर है मीडियम वर्क करने वालों का 200 ग्राम, हेवी वर्क करने वाले का 250 ग्राम। फिर है वयस्क महिला का है, लो वर्क महिला का 100, मीडियम वर्क करने वाली महिला का 150 ग्राम, हेवी वर्क करने वाली महिलाओं का 200 ग्राम। अब बच्चों का हम लोग देख लेते हैं कि 1 से 3 साल के जो बच्चे हैं उनका 300 ग्राम और 4 से 6 साल के बच्चों का 250 ग्राम। फिर है किशोर का है 250 ग्राम और किशोरियों का 250 ग्राम। अब हम लोग देखते हैं वसा एवं तेल की आवश्यकता क्या है। वयस्क पुरुषों में लो वर्क का 40, मीडियम वर्क का 45, हेवी वर्क का 65। फिर स्त्रियों में हम लोग देख लेते हैं, लो वर्क का 20, मीडियम वर्क का 25 और हेवी वर्क का 40। फिर बच्चों में देख लेते हैं, 1 से लेकर 3 साल के बच्चों को 15 ग्राम और 4 से 6 साल के बच्चों को 25 ग्राम। फिर है किशोर का देख लेते हैं 40 ग्राम और किशोरियों का 35 ग्राम। अब उसी तरह से देखते हैं बच्चों गुड़ एवं चीनी, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। वयस्क पुरुषों में लो वर्क का 30, मीडियम वर्क का 35 और हेवी वर्क का 35। फिर है वयस्क महिला में है लो वर्क का 20, मीडियम वर्क का 20 और हेवी वर्क का 40। फिर है 1 से लेकर 3 साल के बच्चों को 30 ग्राम और 4 से 6 साल के बच्चों को 40 ग्राम। किशोर का 45 और किशोरियों का 45। तो ये है हमारा एज के हिसाब से, आयु के हिसाब से किस व्यक्ति को कौन से खाद्य पदार्थ की कितनी आवश्यकता होती है ग्राम में। अगर इस चीज की जानकारी हमें अच्छी तरह से हो जाती है तो हम बहुत अच्छी आहार योजना तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ मैं बताना चाहती हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, कि गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था, यानी जो माँ अपने गर्भ में बच्चे को पल रहा है बच्चा, और जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, दोनों को अधिक एक्स्ट्रा कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसलिए उनका भोजन भी एक टाइम का भोजन उनका बढ़ जाता है।
तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या उनको एक्स्ट्रा देना है। अब जैसे अनाज में गर्भावस्था में क्या हम लोग एक्स्ट्रा देते हैं, 35 ग्राम एक्स्ट्रा हमको ऐड करना है। कैलोरी उनका हो जाएगा 118 ग्राम एक्स्ट्रा, जो हम लोग दे रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा हमको मिलाना है। फिर दाल की मात्रा हमें बढ़ा देनी है 15 ग्राम और उनमें कैलोरी कितना बढ़ेगा, 52 ग्राम। फिर है वसा यहाँ नील है, वसा जितना देते हैं उतना ही देंगे। फिर है चीनी 10 ग्राम एक्स्ट्रा देंगे, उनकी कैलोरी कितनी बढ़ेगी, 40 ग्राम एक्स्ट्रा होगी। फिर दूध की मात्रा 100 ग्राम एक्स्ट्रा होगी, कैलोरी 83 ग्राम होती, इतनी कैलोरी इनकी बढ़ जाएगी। जो देते थे उसमें एक्स्ट्रा ये देंगे। फिर धात्री यानी दूध पिलाने वाली माँ को अनाज 60 ग्राम एक्स्ट्रा देना है, उनकी कैलोरी बढ़ के हो जाएगी 203 ग्राम एक्स्ट्रा। फिर दालें 30 ग्राम एक्स्ट्रा देना है, कैलोरी बढ़ जाएगी 105 ग्राम। फिर वसा इन्हें देना है 10 ग्राम, इनकी कैलोरी बढ़ेगी 90 ग्राम। चीनी 10 ग्राम देंगे, कैलोरी 4 ग्राम बढ़ेगी। फिर है दूध 100 ग्राम एक्स्ट्रा देंगे, उनकी कैलोरी बढ़ेगी 83 ग्राम। यानी गर्भवती स्त्री और धात्री माता को इतना कैलोरी एक्स्ट्रा देना है। और अनाज में भी मैंने बता दिया बच्चों कि कितना कितना एक्स्ट्रा इनको देना है। जो हम यहाँ पर वयस्क महिला का है उसमें ये इतना मात्रा अलग से देंगे, तब उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अगर आज मैंने जितना भी बच्चों आप लोगों को बताया है, इसको अगर आप ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से आप फूड प्लानिंग कर सकते हैं और हमारी जितनी भी माताएं हैं वो इसका लाभ ले सकती हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभ उठा सके। और बच्चों आज का ये लेसन आपका कंप्लीट होता है और इस लेसन से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप वहां से लेकर के अपना नोटबुक तैयार कर सकते हैं और क्वेश्चन आंसर को याद कर सकते हैं।